मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। कुछ बड़ी अहम खबरें। इमरान खान रो पड़े हैं, बाकायदा रो पड़े हैं, लिटरली उनके टीयर्स नज़र आए हैं, उनके आंसू निकले हैं जिसको उन्होंने साफ़ किया है। ये क्या हुआ है? और इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि कब्र में आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि आपने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया। तो वो लोगों की कब्रों तक पहुँच गए हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखेंगे। और एक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान फाइनली रीचेस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद IMF। ये ब्लूमबर्ग खबर दे रहा है। इसकी क्या डिटेल्स हैं? वाकई आज कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और उसकी डिटेल्स क्या हैं? और फिर ये भी है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट के बारे में कहा जा रहा था कि वो मालदीव्स पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने जो है वो पनाह हासिल कर ली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ से उनको लाल बत्ती और आगे वो सिंगापुर और उसके बाद भी क्या आगे वो कहीं जा रहे हैं आपको बताएंगे, और कितना पैसा वो अपने घर में छोड़ के गए हैं पीछे ये भी आपको बताएंगे। और फिर ये कि साजिद जावेद, हमारे प्यारे साजिद जावेद लीडरशिप की दौड़ से बाहर हो गए। एक बड़ी था कि भाई देखें शायद UK का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हो जाए, एक पाकिस्तान ओरिजिन, लेकिन वो लीडरशिप से पहले ही स्टार्ट में ही पहले ही मरहले में बाहर हो गए हैं। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ किए लेते हैं इमरान खान साहब को हुआ क्या, ऐसी क्या चीज़ हिट की उनको, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो बाकायदा भरे मजमे में हज़ारों, हम हज़ारों कह रहे हैं, वैसे तो उनका कोई भी जलसा लाखों से कम नहीं होता, तो लाखों लोगों के बीच खड़े होकर उन्होंने आंसू बहाए हैं। अच्छा, पहले लगा कि ऐसा होता है ना कि आवाज़ आपकी रूंध जाए, यानी कि आवाज़ रोने वाली हो जाए, वो तो हो ही जाया करता है ऐसा, लेकिन जब उन्होंने अपने टीयर्स साफ़ किए तो पता ही चला कि ये तो रो रहे हैं बाकायदा और उनके आंसू गिर रहे हैं। तो इमरान खान वो लीडर हैं जो ये कहा करते थे मैं रुलाऊंगा इन्हें, मैं इन्हें रुलाऊंगा। ये एक उनकी टर्म बन गई थी, एक ऐसा स्लोगन बन गया था जिसके ऊपर उनके सॉन्ग्स बने। इमरान खान और PTI की तरफ से उसके ऊपर खूब कैंपेन की गई। बात बात पर ये उस वक्त स्टार्ट हुआ था उनका ये स्लोगन कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, कि जिस वक्त वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चला रहे थे फिर कि उनको बाहर निकाल देना सिस्टम से, इनको निकालो बाहर सिस्टम से, उनको निकलवा दिया उन्होंने बाहर सिस्टम से। तो उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं रुलाऊंगा इन्हें। जिस वक्त नवाज शरीफ जब नाअहल हो गए, उसके बाद जब वो मोटरवे के ज़रिए उन्होंने एक रैली निकाली तो उस वक्त भी वो यही कहते हुए नज़र आए कि मैं तो इनको रुलाऊंगा, देखना ये क्या क्या करेंगे। वो बंदा, वो आदमी अब उस जगह पर पहुँच चुका है, उस पॉइंट पर कि वो बाकायदा रोता हुआ नज़र आया पूरी दुनिया के सामने और अपने आंसू साफ़ करता हुआ। अच्छा, अब ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, क्या ये ऐसी कोई बात है? इसके बहुत से एंगल्स हम देख सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर इमरान खान वाकई एक उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पे उनको रुला दिया गया है। जो वो रुलाना चाहते थे तो दूसरों ने उनको रुला दिया, क्योंकि मरियम नवाज़ तो बहुत टफ टाइम उनको देते हुए नज़र आ रही हैं बेहद। वो जो बोलते हैं अब उन्होंने कम कर दिया बोलना। इसकी वजह यह है कि मरियम नवाज़ अब उनसे ज़्यादा अग्रेसिव लहजे में वो बातें करती हुई नज़र आती हैं जो उनके ऊपर वो तनकीद किया करते थे। क्योंकि सब ये कहते, आप देख लें उठा के, कि अगर इमरान खान का कोई तोड़ इस वक्त नज़र आ रहा है तो वो मरियम नवाज़ हैं। और फिर जो जलसे हो रहे हैं, मतलब खान साहब ये कह रहे थे कि धांधली हो रही है, धांधली होगी और इस तरीके से जो मुझे हराया जाएगा, ये बात सब लोग मान लेते शायद, और चले मानते ना, लेकिन कम से कम कहते कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हुकूमत जो है उसने, और क्योंकि इमरान खान जो है इस वक्त वो उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की लगती है, तो क्या मिली भगत के साथ ये वाली हुकूमत जीत गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो जलसे हो रहे हैं PMLN के और मरियम नवाज़ के, मरियम नवाज़ जिस तरफ निकल जाती हैं और जिस तरफ हाथ उठाती हैं वहाँ पे मजमे का मजमा जो है वो जमा हो जाता है। ये हो रहा है जो आप देख लें, मैं आपको लिटरली बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही बता रही हूँ जो इस वक्त मरियम नवाज़ के जलसों में नज़र आ रहा है। अब खान साहब को या तो ये हो गया है कि भाई ये क्या हो गया, यानी लोगों ने क्या एक्सेप्ट कर लिया है, लोग तो जा रहे हैं, क्योंकि ये था ना कि ठीक है, वो ये समझते थे कि उनको ज़बरदस्ती उतारा गया। एक तो उनको मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा ये धचका पहुंचा है कि उन्होंने इतनी मेहनत के बाद इतना एक पूरा अपना वो करके दिखाया जो वो करना चाहते थे, अपने आप को दुनिया का, मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, और फिर ये कि सबको बाहर निकाल के सिस्टम से उन्होंने कहा मैं ही रहूँगा। अगले 10 साल का भी वो ख्वाब देख रहे थे। अब वो सब कुछ क्योंकि चकनाचूर हो चुका है और अब उनको ऐसा लग रहा है, यहाँ तक बात कही जा रही है कि हो, मतलब हम तो काफ़ी अर्से पहले से कह रहे हैं कि जिस तरीके की उन्होंने सियासत शुरू की उससे ऐसा लगता है कि शायद आगे पता नहीं वो नज़र आए या ना आए। तो क्या उनको ऐसा कुछ महसूस हो गया, इस वजह से अब वो उनके आंसू निकल रहे हैं, या ये लोगों को जो है ज़रा इमोशनल करने के लिए कि मुझे वोट दे दो। अच्छा चलें, अगर ऐसा लोगों से वोट लेने के लिए कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन ये कहना कि कब्र में तुमसे, तुम्हारी कब्र में तुमसे फरिश्ते पूछेंगे और कि तुमने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया, नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल। खान साहब कब्र तक भी पहुंच सकते थे। अच्छा, उन्होंने बड़ी बातें की, न्यूट्रल, अल्लाह की पकड़, ये वो फलां टिंग, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कब्र तक पहुंच जाएंगे। वो कह रहे हैं कि देखिए आप कब्र की में जब जाएंगे तो फरिश्ते आपसे ये सवाल करेंगे, यानी फरिश्ते जो सवाल करेंगे
उसमें एक सवाल ऐड हो गया और वो खान साहब ने ऐड करवाया या ख़ुद से उनको उनके स्क्रिप्ट में ये बताया गया फ़रिश्तों के कि अब आपने अपना जो स्क्रिप्ट है आपके पास, उसमें आपने जो सवाल करने हैं उसमें एक सवाल ये वाला भी ऐड कर लेना, ये बात है। अच्छा, पहले इसके ऊपर दोबारा और भी बात करते हैं। ये वाली आप जरा खान साहब की देखिए। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। कब्र में आपसे फरिश्ते पूछेंगे कि तुम लोगों ने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया। मैं ये सोच रही थी कि ये जुमला खान साहब ने ख़ुद लिखवाया होगा या उनको किसी ने कहा होगा कि आप ये बोलें। ये जो है ना, लोगों की नब्ज़ पकड़ने का, पल्स पे उंगली होने का, ये वो बात है। इसकी वजह ये है कि ये तो आप जानते हैं कि सारे खौफ, डर, खुशियाँ, गम सब कुछ एक तरफ और कब्र का डर एक तरफ। मुसलमान जो है वो जो कब्र का डर है ना, खौफ, वो उसके अंदर से नहीं जाता। अब ये तो खान साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन खान साहब को क्या कोई डिक्टेट कर रहा है कि आप इस तरीके से ये कार्ड खेलें, अब आप पहुंच जाएं कब्र तक। अच्छा, अभी भी वो साथ नहीं आए लोग, अभी भी उनके जलसों में जा रहे हैं। अभी इलेक्शन आने वाला है ना, वोट चाहिए आपको, लोग आपकी तरफ आएँ, आप उनको कब्र का डरावा दे दें, देखिए आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे, डर के मारे बेचारे भागते चले आएंगे। खान साहब माफ़ कर दें प्लीज़, कैसी बातें कर रहे हैं, हमें वहाँ पे तो आप ना पिटवाएं फरिश्तों से। लोग तो ये कहेंगे। अच्छा, मैं यही सोची थी, मैंने आपसे ये कहा कि ये जो स्क्रिप्ट में एडिशन हुई है ये किसने की है? खान साहब को किसी ने बताया बनी गाला में? किसी ने, किसी बंदे बंदी ने कि ऐसा करें कि एक ये सवाल डाल दें फरिश्तों के खाते में, कहें कि उनके पास जो है ना लिखा हुआ सवाल पूछने वाला, तो उसमें ये लिख दिया गया है। अच्छा, किसने लिखा है, किसने बताया फरिश्तों को ये वाला सवाल होगा? अब क्योंकि ऑलरेडी जो होने हैं सवाल वो तो सबको पता है, तो ये भी ख़तरा मुझे है कि कहीं कोई मौलवी उठ के उनके ऊपर जो है वो कोई फतवा ना लगा दे इमरान खान पे कि ये क्या बात की आपने, आप बता के आए हैं फरिश्तों को कि ये वाला सवाल करना है। अब देखिए कहाँ तक इमरान खान इक़्तिदार के लिए और वोट हासिल करने के लिए पहुँच गए। यानी ये ना एक वैसे बच्चों वाली बात भी नज़र आती है, वैसे तो ये बच्चों वाली नहीं है, क्योंकि जो खान साहब को बता रहा है, जो डिक्टेट कर रहा है, अल्लाह की पकड़, फ़रिश्ते, कब्र और मज़हब और इस्लाम और ये सब कुछ, उससे अंदाज़ा होता है कि उनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो है वो कान में बताता रहता है कि ये कर दें, कोई मसला ही नहीं, ये कर दें, कोई मसला ही नहीं, आप देखेंगे मैं कैसे जितवा, मतलब कैसे जो है आप जीतते हैं। तो ये सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पर। अब देखिए अभी 17 तक होता क्या, 17 तक, बस वो कहीं, अब बेचारे लोग जो हैं वो अभी तो कब्रों के बाहर ही, अंदर ही ना जाना पड़े सबको। ये है जनाब इस वक्त की सिचुएशन। और अब हम बढ़ते हैं IMF। ब्लूमबर्ग की खबर ये है कि पाकिस्तान फाइनली IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर पहुँच चुका है। चलें जी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही काफ़ी है, कहीं पर तो पहुँचे, कोई तो खबर आई। वैसे ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, इतने दिन के बाद भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, इसमें कहा यह जा रहा है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दैट रिवाइव्ड द $6 बिलियन एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम फॉर द कंट्री। इसके ऊपर जो है बात हुई है और ये कहा गया है कि टफ़ कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान ने क्योंकि मान ली हैं, इस वजह से IMF ने ये फ़ैसला किया। और उन टफ़ कंडीशंस में पेट्रोलियम की प्राइस जो है बार बार बढ़ाना भी शामिल है। द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विल पेव वे फॉर ए $1.2 बिलियन विच इज़ एक्सपेक्टेड इन अगस्त। इसका असल में क्रक्स यही है कि ये जो हम जिस एग्रीमेंट पे इस वक्त पहुंच रहे हैं उसका रिज़ल्ट और उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान को $1.2 बिलियन अगस्त में जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो मिल जाएंगे। तो अगस्त नेक्स्ट मंथ है, 1 महीना है अभी हमारा, इसका मतलब है इसी में। आप देखें कि अगर इस 1 मंथ में कुछ और नहीं होता, कोई और प्रॉब्लम नहीं हो जाती, कोई और जो है दरमियान में कोई गन नहीं पड़ जाता, तो तब तो हम यही करेंगे। लेकिन इसी दौरान हमें ये भी देखना होगा कि क्या इस 1 मंथ में वो और कंडीशंस भी अपनी मनवाएंगे, क्या वो अभी और भी कहेंगे कि आप ये भी माने हमारी बात, ये भी माने, और उसके बाद हम जो है ये फ़ाइनल करेंगे। मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ने काफ़ी कंडीशंस जो हैं कंप्लीट कर दी हैं, तो इसको वैसे अच्छी खबर के तौर पर ही लिया जा रहा है। लेकिन इसमें ये बात तो है ना, देखिए इतने दिन के बाद भी वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर पहुँची और अभी भी ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहा जी हमने सारा फाइनल कर दिया, सिग्नेचर कर दिए जी, कुगी मार दिए, ये लें पैसे आपके हुए। अभी भी ये बात नहीं हुई, अभी भी वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने डेट बता दी और सिर्फ 1 मंथ आगे की डेट बताई है। ये भी बहुत बड़ी बात है इस सिचुएशन में जो हमारी है। तो होपफुली इस दौरान डॉलर जो है वो ज़्यादा उड़ान नहीं भरेगा, वो ज़रा थोड़ा आहिस्ता चले ताकि हम किसी मुश्किल में ना पड़े।
दूसरी तरफ एक और ख़बर जिसके ऊपर हमने इससे पहले भी बात की, और वो ये है जनाब के साजिद जावेद साहब। पाकिस्तानियों को बड़ी एक ना वो होप थी कि चलें एक अच्छी खबर, एक मज़ा आएगा, यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है वो साजिद जावेद पाकिस्तान ओरिजिन होगा। वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा जो है वो नहीं था, क्योंकि उनके सामने जो लोग मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। अब ख़बर यह है कि साजिद जावेद कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, और इस दौड़ से बाहर होने के बाद अब 12 अरकान जो हैं 12 मेंबर्स पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करनी थी, जो वो नहीं कर पाए। लेकिन हुआ ये है कि वो तो पहले मरहले में ही बाहर हो गए हैं, मतलब कोई उन्होंने जो है हमारी उम्मीदों में कोई उन्होंने ख्याल नहीं रखा, पहले मरहले में वो बाहर हो चुके हैं इसकी दौड़ से। और इसमें ये हुआ है कि 12 मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट की, उनकी उन्होंने फेवर लेना थी, और वो 12 मेंबर्स की फेवर भी नहीं ले सके। और डेडलाइन से चंद लम्हे पहले जो है वो इंतखाबी जो अमल है, इलेक्शन प्रोसेस, उससे उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया कि ठीक है जी मैं इससे अलग होता हूँ। और उसकी वजह ज़ाहिर है कि यही रही होगी कि जो 12 मेंबर्स को उनको फेवर चाहिए थी वो उनको नहीं मिली होगी। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की होगी, लास्ट मोमेंट तक जब उनको नहीं मिली तो उन्होंने फिर कुछ लम्हे पहले ये कहा कि जब वो लास्ट टाइम उसका क्लोज़ होने का टाइम आ गया था तो उन्होंने कहा कि मैं इससे अलग हो रहा हूँ, वरना फिर ज़्यादा जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता कि देखें आप तो हिमायती हासिल नहीं कर पाए तो आप यहाँ पे क्या करें। अच्छा, इसके साथ ही इंडिया के ऋषि सुनाक वो अभी दौड़ में शामिल हैं, वो बाहर नहीं हुए। इसका मतलब है कि उनको जो फेवर चाहिए थी, जो हिमायत चाहिए थी, वो उन्होंने हासिल कर ली। और वो तो जाहिर है, हमें पता ही है कि कितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है वहाँ पे इंडिया की, और उनको क्यों नहीं फेवर मिलेगी, उनको क्यों नहीं सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया के तो लोग बेशुमार, वैसे तो पाकिस्तानी भी, यूके की हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन आप जानते हैं कि इंडियन लॉबीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उन कंट्रीज़ में, और यकीनी तौर पर उन्होंने उनको सपोर्ट किया होगा, उनको उनकी सपोर्ट मिल गई, वो आगे बढ़ गए। अब इसी के साथ नदीम ज़ुहाफ़ी भी जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर समझे जा रहे हैं वो भी मौजूद हैं, और फिर जर्मी हंट और पेनी मॉर्डेंट, मैंने ये बताया था आपको कि फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो भी मौजूद हैं, और कुछ और लोग भी अभी ये जो है प्रोसेस इस मरहले तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। तो अब देखिए कि आगे क्या होता है। परमानेंट से तो हम बाहर निकल गए, लेकिन एक और जगह पर पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है, और ये न्यूज़ पब्लिश हो रही है कि सलामती कौंसल, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, सलामती कौंसल में परमानेंट मेंबर के लिए इंडिया कोशिश कर रहा था। इंडिया की काफ़ी अरसे से ये कोशिश है कि सलामती कौंसल में इंडिया को परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल किया जाए, उसको परमानेंट मेंबर का दर्जा दे दिया जाए। अच्छा, उसकी लॉबिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ सपोर्ट भी शामिल है। G4 कंट्रीज़ सब के सब इंडिया के साथ है कि इंडिया को इसका सलामती कौंसल में, इस्लामिक कौंसल में परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब पाकिस्तान तो इसके अगेंस्ट हो गई, जाहिर है। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि जब इंडिया ने ये डिबेट करवाने के लिए कहा कि ये डिबेट स्टार्ट की जाए कि परमानेंट मेंबर जो है इसमें ऐड किया जाए और इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए, तो G4 कंट्रीज़ जिसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के G4 ग्रुप जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर ज़ोर डाला कि जनाब ये आप करवाएं डिस्कशन, और इसके ऊपर जो है वो डिबेट करवाएं और फिर ये करें, आप कदम उठाएं। लेकिन जो UFC ग्रुप है जिसके 12 मेंबर्स हैं पाकिस्तान के साथ, उन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, या उनका और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक ही था, और वो ये था कि अभी जो परमानेंट मेंबर्स की तादाद बढ़ानी है वो अभी नहीं होनी चाहिए, यानी आपको ज़रूरत नहीं है कि अभी एक और मेंबर ऐड किया जाए, एडिशन की जो है उन्होंने उसके अगेंस्ट गए। तो इस तरीके से वो डिबेट नहीं शुरू हो सकी, और इस मरतबा इंडिया को जो एक परमानेंट मेंबर बनना था वो नहीं बना। अब पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी ये कि अगर डिबेट शुरू नहीं हुई या इंडिया इस मरतबा मेंबर नहीं बन सका तो वो पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान की कामयाबी तो ये होनी चाहिए थी कि भारत की जगह पाकिस्तान होता और कहता कि हमें बनाओ परमानेंट मेंबर, इस लेवल पर हमें होना चाहिए था। कामयाबी ये होती है, कामयाबी ये नहीं होती है कि आप कहें कि ओहो ये तो बड़ा अच्छा हुआ, नहीं बना, चलो ज़बरदस्त। कैसी हमारी ज़बरदस्त कामयाबी है? वो नेक्स्ट ईयर बन जाएंगे, नेक्स्ट टाइम बन जाएंगे, उससे नेक्स्ट टाइम बन जाएंगे। आपका ख्याल है कि वो इसको छोड़ देंगे? लेकिन इस सब को छोड़ के मैं ये समझती हूँ, मेरा अपना एक पर्सनल व्यू ये है कि पाकिस्तान की कामयाबी ये होनी चाहिए कि उस जगह पर पाकिस्तानों के जहाँ पर लोग ये कहें कि हाँ इनको परमानेंट मेंबर के तौर पर डिबेट शुरू करवाई जाए। होना ना होना बात की बात, लेकिन हमें उस लेवल पर तो होना चाहिए कि हम भी ये कहें परमानेंट मेंबर हमें बनाओ और हमारी जो बात सुनी जाए, डिबेट, और हमारे साथ लोग हों। इसके ऊपर जो है UFC जो है ग्रुप हमारे साथ होगा, इस ग्रुप को अपने साथ इसलिए करें, फिर ये कामयाबी होगी। अभी इसको तो हम ठीक है इस तरह देखते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं उसी तरह देख रहे हैं। इसी के साथ जनाब एक और ख़बर जो है वो ये थी जो मैंने आपको बताई थी।
श्रीलंका के प्रेसिडेंट की बात किए लेते हैं। अब वो सब लोग ये कह रहे थे कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट मालदीव्स चले गए हैं, तो मालदीव्स वो नहीं गए, वो मालदीव्स से आगे चले गए हैं, वो सिंगापुर तक पहुंच चुके हैं और सिंगापुर में भी उनको अलाउ किया जाता है और उनको वहां पर सियासी पनाह मिलती है, पॉलिटिकल असाइलम मिलता है या नहीं मिलता, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि अभी उनको और कंट्रीज़ में भी जाना पड़े, वहाँ से भी उनको लाल बत्ती दिखा दी जाए, क्योंकि वो कई कंट्रीज से होते हुए वहाँ पर पहुँचे हैं मालदीव्स। और जो लोग कह रहे थे कि नहीं वो तो वहाँ पर पहुँचे, वो तो वहाँ पर चले गए हैं, वो तो उन्होंने वहाँ पर ले लिया, रिफ्यूज ले लिया है, भाई ऐसा नहीं है। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें ये लगता है कि ये जो है ये, उसके बाद कुछ दिन के बाद हमें ये पता चलता है हो ये तो हुआ था भाई, ऐसा तो सब कुछ हुआ था, ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन मैं अभी आपको इस वक्त ये बता रही हूँ कि जो राजापक्से हैं वो 17.85 मिलियन रुपीज़ अपने घर में छोड़ के गए हैं। 17-18 मिलियन रुपए, 17-18 मिलियन रुपीज़ अगर घर में छोड़ के आप जाएँ तो आप सोचें कि आपकी क्या सिचुएशन होगी, किस तरह आप गए होंगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, ए सूटकेस फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 17.85 मिलियन रुपीज़ इन कैश, ये वो छोड़ के गए हैं अपने घर में। जब उनके घर में लोग घुसे हैं, प्रोटेस्टर्स जो हैं जब उनके घर में एंटर हुए तो वो ये सारी चीज़ें छोड़ के निकल गए। और ये जो है 7.85 मिलियन इज़ नाउ इन द कस्टडी ऑफ ए कोलंबो कोर्ट ने अपनी कस्टडी में ले लिया। तो इसके ऊपर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। बात याद रखिए कि श्रीलंका का प्रेसिडेंट जब हम कहते हैं तो इस वक्त जो लोग पनाह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, वो सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट के भाई भी हैं, वो उनके ख़ानदान के लोग हैं, एक बड़ा ख़ानदान, काफ़ी लोग इस वक्त इधर उधर उड़ते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं पर उनको रिफ्यूज मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई प्लेन आता है या इस तरह कुछ होता है तो उसके अंदर प्रेसिडेंट ही हो, वो उसका कोई ख़ानदान का मेम्बर और भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर। तो बस जैसा मैंने कहा कि इसके ऊपर तो बहुत बात हो सकती है, बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, तो कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, ऐसी ऐसी दास्तानें इस पर आपको सुनाई जा सकती हैं कि आप भी क्या याद करेंगे। लेकिन अभी जो है ना वो टाइम बहुत ज़्यादा इसलिए हो गया है कि हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।